वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में जो कि डिविडेंड प्लस ग्रोथ का कॉम्बो देखने को मिलता है। अब इसको हम हिडन स्टॉक इसीलिए बोल रहे हैं, एक हिडन पीएसयू स्टॉक, क्योंकि इसको बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये पावर प्रोजेक्ट में जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल जो एनर्जीज़ है इसमें मनी लेंडिंग का काम करता है। और इंडिया का पावर डिमांड ग्रोथ आप जानते ही, ये डायरेक्ट बेनिफिट इसको होगा क्योंकि ये एक पीएसयू स्टॉक है। गवर्नमेंट इंफ्रा पुश करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसकी हमें अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग पीएसयू स्टॉक ये देखने को मिलता है। तो चलिए इसके पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 98,272 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक P/6 का है, अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक ही देखने को मिलता है। हम जानते ही है कि सेक्टोरियल पी से कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकल कर आती है, तो सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ROC 9.71 है, ROE 20 का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड 4.97% का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वहीं पे डेप कंपनी पे 5,14,725 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 6.05। अब आप सोचेंगे इसका डेप इतना सारा है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कुछ रीजंस जो कि ज़रूरी है। सबसे पहला, हाई डेप ये नॉर्मल होता है कुछ बिजनेस मॉडल के लिए। जैसे हम जिसकी बात कर रहे हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, क्योंकि ये एक तरह का लोन ही प्रोवाइड कर रही है, तो इसका काम ही है मार्केट से पैसा उठाना यानी डेप लेना, फिर पावर प्रोजेक्ट्स को लोन देना, यानी इसीलिए हाई डेप बिजनेस का एक पार्ट है ये। तो इसको एक निगेटिव साइन हम नहीं बोल सकते। अब डेप वर्सेस लोन बुक का लॉजिक अगर हम देखें तो ये कंपनी डेप एक्चुअली उसी लेंडिंग कैपेसिटी है और उसकी लेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से जितना ज़्यादा लोन देगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट एज इनकम वो जनरेट कर पाएंगे। मतलब डेप इज इक्वल टू अर्निंग जनरेट करने का एक टूल है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेप जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। करंट असेट्स की बात करें तो 46,721 करोड़ के इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रिजर्व्स की बात करें तो 66,717 करोड़, 75,743 करोड़, 82,421 करोड़ का है। उसी तरह डेप भी कंपनी पे बढ़ रहा है। टोटल असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स भी कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात अगर हम करें तो 56,369 करोड़, 59,584 करोड़, 59,202 करोड़ की रिजर्व्स है। इंटरेस्ट की बात करें तो 34,131 करोड़, 36,238 करोड़ एंड 36,051 करोड़ का इंटरेस्ट ये कंपनी जो है ये जनरेट कर चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 15,884 करोड़, 16,308 करोड़, 16,035 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर 60.32, 61.93 एंड 60.90 का देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक के 30% का तो मिनिमम डिविडेंड ये पे करती हैं। 44% का भी इसने मार्च 2020 में किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग जो है 52.63% है, एफआईएस का होल्डिंग 15.76% का है, डीआईएस 16.98% का होल्डिंग है, यानी करीबन हमें ये जो है 31% का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग इसमें देखने को मिल रहा है। और एज यूजुअल पब्लिक जो है 14.57% की देखने को मिलती है। अब ये स्टॉक है कौन सा और इस स्टॉक में हमें जो है ये ग्रोथ के चांसेस या ट्रिगर क्या करता है वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। हम बात कर रहे हैं REC लिमिटेड की। REC लिमिटेड में अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 228% के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुका है 5 सालों में। वहीं पे अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो माइनस में देखने को मिलेंगे। ये हम इसलिए देख रहे हैं कि स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देता है, शॉर्ट टर्म का विजन हर स्टॉक का अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अब ROC जो है REC लिमिटेड जो है
इसके जो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये आने वाले समय में हम बोल सकते कि मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रख रहा है, ऐसा क्यों है? अगर हम वो ट्रिगर पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला इसका जो मेन ट्रिगर पॉइंट है वो है इसका बिजनेस मॉडल, जो कि सिंपल बिजनेस मॉडल है। आरईसी लेंड करता है मनी पावर प्रोजेक्ट्स को, यानी लोन देता है एक तरह से, और पावर प्रोजेक्ट कौन से? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल को। इंडिया की पावर डिमांड ग्रोथ है, ये डायरेक्ट बेनिफिट इसको मिलता है जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पीएसयू स्टॉक। गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश है इसको, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसकी हमें बेटर देखने को मिलती है। सेकेंड रीज़न इसका है डिविडेंड का पावर। डिविडेंड यील्ड इसका हमने देखा 4.97 यानी करीबन 5% के आसपास है। रेगुलर डिविडेंड देता है, यानी आपका पैसिव इनकम जनरेट अगर करना है इन्वेस्टर्स को तो वो हो सकता है, जो कि जेन्युइनली इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। तीसरा है, अगर इसको कंपेयर करें एफडी के मुकाबले तो ऑब्वियस है इसने हायर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब बैंक एफडी छोड़ो, ये पीएसयू स्टॉक हर साल कैश फ्लो दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक को स्टडी करो। इसका तीसरा ट्रिगर पॉइंट है जो इसको मल्टीबैगर बनने की तरफ लेकर जाता है, वो है इसकी ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी को पुश मिल रहा है, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी एनर्जीज के जो फैक्टर्स है, इन सबको आने वाले समय में एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है, ये हमें पता ही है। गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो भी अच्छा है, तो पीएसयू स्टॉक होने की वजह से हम बोल सकते हैं ये इसका एक ट्रिगर फैक्टर बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है इसकी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या सोलर की जो डिमांड है ये भी आने वाले समय में बढ़ेगी। इसका जो फोर्थ ट्रिगर पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट कुछ सालों का एनपीए यानी बैड लोन जो है ये कम हुआ है, और स्टेबल मार्जिन भी देखने को मिलती है। फिर भी ये एक हिडन स्टॉक क्यों है? अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले पीएसयू का टैग है। हम जानते हैं ये पीएसयू टैग वाले जो स्टॉक्स होते हैं लोग उससे कीप अवे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की कोई भी सर्टेनिटी नहीं रहती है। गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ ये स्टॉक अप एंड डाउन हो सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करना पसंद करते हैं। अब लेस हाइप है, आईटी और एआई स्टॉक्स के जैसा ये एकदम से हाइप में नहीं है, इसलिए भी लोग इसकी तरफ नहीं देखते, लेकिन फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर है? तो बिल्कुल शेयर मार्केट है, हर स्टॉक में रिस्क होगा ही होगा। पहला, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का जो इम्पैक्ट होगा वो इसके मार्जिन पे इफेक्ट करेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा वो इसके मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सेकेंड, तो पावर सेक्टर डिपेंडेंसी है एक तरह की, तो वो भी इस चीज़ के लिए एक रिस्की पॉइंट है। और तीसरी, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी नहीं आती है पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें जो है ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, पैसिव इनकम अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर ऐसे इन्वेस्टर आप हो, तो आप इस स्टॉक को ज़रूर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं या उनको पैसिव इनकम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में से चाहिए होता है। तो आप ये स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। अगर आप डिविडेंड लवर हो, कि आपको डिविडेंड स्टॉक्स पसंद आते हैं, तो भी आप इसको डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर बनना है या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इस स्टॉक को आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. Neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you think that this information is really informative for you, so please hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching.